हेलो एवरीवन, आज है 15 जून 2024 और जैसा कि आपको पता है कि हम डेली न्यूज़ एनालिसिस करते हैं और उसके बाद 20 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। तो चलिए उसी सीक्वेंस को कंटिन्यू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन हमारे सामने, व्हेन वाज द वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर सेलिब्रेटेड रिसेंटली? तो किस दिन चाइल्ड लेबर का डे सेलिब्रेट किया जाता है? तो समझना, चाइल्ड लेबर को अगर पूछे बैन कहां पर किया गया है तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 24 के अंदर चाइल्ड लेबर बैन है। ठीक है कि 0 से लेकर 14 ईयर तक के बच्चे, उनसे आप किसी भी हजार्डियस कंडीशंस में या जबरदस्ती फोर्सफुली उनसे काम नहीं करवा सकते। अगर आप ऐसा करते पाए गए तो आप उनके फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहे हो, आपको पनिशमेंट हो सकती है। तो कौन से आर्टिकल में बात करता है? आर्टिकल 24, जो कि किसका पार्ट है? फंडामेंटल राइट्स का। हमने बहुत बार पढ़ा है। तो आपसे पूछ रहा है कौन से दिन को उनके वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर के नाम से मनाते हैं? तो 12 जून, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद चलते नेक्स्ट, जोशीमठ रीजन। देखो जोशीमठ रीजन जो है ना वो कहां पे है? तो उत्तराखंड में है। ठीक है, चलो मैं आपसे पूछ लेता हूं इसका आंसर। ठीक है, मतलब इस क्वेश्चन का आंसर तो ये है कि कौन से स्टेट में? उत्तराखंड में। लास्ट टाइम भी न्यूज में था, जोशीमठ के अंदर आपने देखा होगा, है ना। अब मैंने कहा कि जोशीमठ है ना, इसका नाम बदला जा रहा है, तो आप मुझे कमेंट करके बताना कि इसका नाम बदल के क्या रखा जा रहा है। इस वजह से ये न्यूज में है बस। ठीक है, तो आप ढूंढोगे तो आपको दो बातें और भी पता लग सकती है मे बी। ठीक है, तो इसको आप मुझे कमेंट करके बताना। हालांकि उत्तराखंड में है, तो क्या नाम रखा जा रहा है वो मुझे बताना। नेक्स्ट है, व्हाट इज द नेम ऑफ द मोबाइल ऐप रिसेंटली लॉन्च्ड बाय द एनसीआरबी, नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो? उसने एक ऐप लॉन्च किया है टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द न्यू क्रिमिनल लॉज। आपको पता होना चाहिए कि जो आपके क्रिमिनल लॉज हैं उनके नाम बदल दिए गए हैं। जैसे सबसे पहले आया था आईपीसी, है ना, इंडियन पीनल कोड, इसका नाम बदल दिया। सीआरपीसी का नाम बदल दिया। ठीक है, एविडेंस जो एक्ट था उसका नाम बदल दिया। तो पूछ रहा है कि इन सब के नाम बदलने के बाद जो डिटेल्स हैं वो कहां दी गई है? कौन सा ऐप लॉन्च किया गया? एनसीआरबी ने तो एक ऐप लॉन्च किया, उसका नाम क्या है? ऑप्शन नंबर डी, दैट इज एनसीआरबी, नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो, संकलन ऑफ क्रिमिनल लॉज। क्या नाम रखा गया है? संकलन ऑफ द क्रिमिनल लॉज। आप मुझे कमेंट करके बताना आईपीसी का क्या नाम रखा गया, सीआरपीसी का क्या नाम रखा गया, और उसके साथ साथ इंडियन एविडेंस एक्ट का क्या नाम रखा गया। ठीक है, आईपीसी 1860 में आया था, सीआरपीसी 1973 में आया था, इंट्रोड्यूस यानी इनेक्ट हो गया था 1974 में। ठीक है, एविडेंस एक्ट कब आया था? 1898 में आया था। ठीक है, तो ये आप मुझे कमेंट करके बताना कि कब कब उनका या क्या क्या नाम बदला गया। Which aerospace company recently has signed an agreement with UAE's as group to collaborate on drones, missiles and cyber technologies? तो कौन सा ग्रुप है जिसने ये किया है? तो कौन सा है आपका? ऑप्शन नंबर कौन सा? ए, अडानी डिफेंस। अडानी डिफेंस ने ड्रोन्स और मिसाइल्स और साइबर टेक्नोलॉजी के लिए यूएई से एमओयू साइन किया है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, व्हाट इज नागास्त्रा? अगर आपने आज का द हिंदू एनालिसिस देखा होगा तो आप आराम से इजिली इसको आंसर कर सकते हो। नागास्त्रा क्या है? तो मैन पोर्टेबल सुसाइड ड्रोन। क्या है? मैन पोर्टेबल सुसाइड ड्रोन, जिसको रिसेंटली बनाया गया है नागास्त्रा। इंडियन आर्मी ने उसके कुछ ऑर्डर्स भी दिए हैं। ठीक है, हम इसको डिस्कस कर चुके हैं, आप इसको रेफरेंस के लिए वो वीडियो देख सकते हो। नेक्स्ट है, विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली लॉन्च्ड मैनुईर काठू मैनुईर काप्पोन? ठीक है, ये लैंग्वेज मुझे कुछ ऐसी लग रही है, क्यों? क्योंकि ये तमिलनाडु की स्कीम है, तो तमिल लैंग्वेज में कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, तो आपसे पूछेगा कि कौन से स्टेट ने इसको लॉन्च किया है क्या? लैंग्वेज तो तमिल है, ठीक है, लेकिन है क्या? जो सोइल होती है ना, मिट्टी, उसकी हेल्थ, उसकी फर्टिलिटी को इंप्रूव करने के लिए एक स्कीम लाई गई है। तो कौन से स्टेट लेकर आया है? तो याद रखना क्या नाम है? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज तमिलनाडु इज द राइट आंसर। ठीक है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू आर्मी चीफ रिसेंटली? तो कौन बनाए गए आर्मी चीफ रिसेंटली? ये तो आपने पढ़ लिया होगा, उपेंद्र द्विवेदी। ठीक है, आप मुझे कमेंट करके बताना आर्मी चीफ, एयरफोर्स चीफ एंड नेवी चीफ कौन है। अच्छा, अगर पूछे कि इन तीनों का भी चीफ कौन होता है, तो तीनों आर्म्ड फोर्सेस का चीफ कौन होता है? तो वो कौन होता है? कमांडर इन चीफ ऑफ ऑल आर्म्ड फोर्सेस, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आर्टिकल 53 है ना, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल है 53, बेसिकली अगर आप पढ़ोगे प्रेसिडेंट के बारे में तो प्रेसिडेंट के आर्टिकल्स आपको मिल जाएंगे कहां से कहां तक? 52 से लेकर 62 तक, है ना। उसके अंदर आर्टिकल 53 में लिखा है कि प्रेसिडेंट क्या होता है? तीनों आर्म्ड फोर्सेस का चीफ होता है। ठीक है, उसके बाद चलते नेक्स्ट न्यूज के ऊपर। Who has topped the recently released global gender gap index? देखो जेंडर गैप इंडेक्स में सबसे ज्यादा टॉप किसने किया है?
तो जेंडर गैप इंडेक्स क्या होता है कि मेल फीमेल के बीच में कितना गैप है। अगर मैं भारत के जेंडर रेशियो की बात करूं, अगर भारत के सेक्स रेशियो की बात करूं, तो भारत के अंदर सबसे ज्यादा सेक्स रेशियो कहां पे था, तो आपने सुना होगा आपका जो गैप है सबसे ज्यादा वो कहां पे, हरियाणा। 2011 की पॉपुलेशन सेंसस के हिसाब से हरियाणा में 877/1000 था, यानी 1000 गर्ल्स के हिसाब से, सॉरी 1000 बॉयज के हिसाब से 877 गर्ल्स थी। और उसके बाद आप देखोगे सबसे कम गैप किसमें था, केरला में। ठीक है, 1000 लड़के हैं तो लड़कियां ज्यादा ही हैं उसमें, 1020 के आसपास। लेकिन अगर मैं कहता हूं आज के दिन, तो हरियाणा में स्कीम चली थी 2015 में, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और उसके बाद ये सारे के सारे एक जो डाटा थे वो चेंज होते दिखे। लेकिन अभी पॉपुलेशन जो हमारा कह सकता हूं सेंसस है वो हुआ नहीं है 2021 में, हर 10 साल में होता है। जब वो आएगा तो ये आपको 900 प्लस ही देखने को मिलेगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं दुनिया भर के ग्लोबल जेंडर की बात करूं तो भारत कौन से नंबर पे है, तो याद रखना सबसे पहले नंबर पे कौन है, आइसलैंड। ठीक है, भारत कौन से पे, तो भारत 129 नंबर पे। हमें भारत और टॉप से मतलब है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो हम है 129th पोस्ट पे, रैंक पे, और पहले नंबर पे है आइसलैंड। ठीक है, उसके बाद चलते नेक्स्ट। Where was the first BRICS ministerial meeting with expanded membership held recently? देखो ब्रिक्स जो है ना, इस ब्रिक्स की इस बार जो हो रहा है ब्रिक्स मीटिंग कहां पर हो रही है इस बार, रशिया। तो ब्रिक्स से रिलेटेड जितनी मीटिंग होंगी ना, मिनिस्ट्रियल मीटिंग है ना, एनवायरमेंटल मीटिंग, ठीक है, आपकी जितनी भी टाइप की मीटिंग होगी सब रशिया में होने वाली है। तो इस बार कहां पे हो रही है, ब्रिक्स, रशिया। आपसे पूछेगा ब्रिक्स में कौन कौन है, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। याद रखना पहले इसका नाम था ब्रिक। ब्रिक जब नाम था तो 2009 में बना, साउथ अफ्रीका ऐड हुआ 2010 में। ठीक है, और अभी इसके अंदर 5 मेंबर और ऐड हो चुके हैं, और मैं पढ़ा चुका हूं पहले 6 ऐड होने वाले थे, लेकिन एक था अर्जेंटीना, वो नहीं हुआ क्योंकि अर्जेंटीना का प्रेसिडेंट जो बना वो यूएसए का सपोर्टर था, तो उसने उसको नहीं बनाया, ऐड नहीं होने दिया। 5 और ऐड हुए थे। तो आज के दिन अगर पूछे पहले इसमें कितने मेंबर थे, 1 2 3 4 5, और अब कितने हो चुके हैं, 5 + 5 10 मेंबर हो चुके हैं। तो कौन से अलग 5 मेंबर जुड़े थे, आप लोग मुझे कमेंट करके बताओगे कि कौन कौन से रिसेंटली इसमें ऐड हुए थे। और याद रखना ये जितने इंटरनेशनल ग्रुप होते हैं इनमें जितने मेंबर जुड़ते हैं एग्जाम में पूछ लेता है। जैसे नाटो में स्वीडन जुड़ा, फिनलैंड फिर स्वीडन, है ना। उसके साथ साथ बहुत सारे ग्रुप होते हैं जिसमें कौन कौन से मेंबर जुड़ते हैं निकलते हैं, वो सारा तुम्हें पता होना चाहिए। यूरोपियन यूनियन हो गया, ब्रेक्जिट 2020 में ब्रिटेन एग्जिट कर गया था उससे। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है। G7 हो गया, G20 हो गया, G20 में लास्ट ईयर G21 हो गया, वो अफ्रीकन यूनियन आ गया, है ना। 54 कंट्रीज और आ गई उसके अंदर, तो ऐसे थोड़ा सा ध्यान रखना। उसके बाद चलते नेक्स्ट। व्हाट रैंक हैज इंडिया सिक्योर्ड इन द ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, तो कितनी है, 129 अभी हमने पढ़ी थी। नेक्स्ट, हु हैज डेवलप्ड द इंटीग्रेटेड जनरेटर मॉनिटरिंग प्रोटेक्शन एंड कंट्रोल सिस्टम विद्युत रक्षक फॉर द इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी के लिए एक विद्युत रक्षक बनाया है, किसने बनाया है, तो मेजर राजप्रसाद RS। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। सिंगल लाइन में याद कर सकते हो उस फैक्चुअल डाटा। नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ द AI फ्रेमवर्क डेवलप्ड बाय द एप्पल। देखो AI क्या होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हमने कल परसों पढ़ा था, कौन लेकर आया था, जॉन मैकार्थी 1956, उसको हम फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कह देते हैं। उसके बाद सैम ऑल्टमैन, ChatGPT, GPT-4 हम पढ़ चुके हैं। अब मैं कह रहा हूं कि जो एप्पल है ना वो खुद का AI लेकर आया और उसको नाम क्या दिया है, एप्पल इंटेलिजेंस। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, कहीं आप सीरी मत कर देना क्योंकि एप्पल में सीरी आता है, हेलो सीरी, है ना। तो याद रखना एप्पल इंटेलिजेंस उसका नाम रखा गया है। नेक्स्ट, विच कंट्री विल होस्ट द FIH हॉकी मेंस जूनियर वर्ल्ड कप 2025। 2025 का हॉकी का मेंस वर्ल्ड कप कहां पर होगा, जूनियर का, तो याद रखना ऑप्शन नंबर डी, दैट इज इंडिया। ऑप्शन नंबर डी, इंडिया इज द राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद चलते नेक्स्ट। व्हेन वाज द UAPA इनेक्टेड, तो UAPA क्या है, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। टेररिस्ट एक्टिविटीज करने वाले ग्रुप या किसी एक इंडिविजुअल पर्सन पे लग सकता है। कब आया था, 1967। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद व्हेन इज द वर्ल्ड एल्डर एब्यूज अवेयरनेस डे, कब मनाया जाता है, आज ही के दिन, यानी 15 जून। हम मनाते हैं कि जो बूढ़े लोग हैं उनके साथ एब्यूज ना हो, उनके साथ बदतमीजी ना हो, तो उसके लिए अवेयरनेस फैलाई जाए। ठीक है, उनकी रिस्पेक्ट करने के लिए। देखो क्या दिन आ गए हैं, हमें ये भी अवेयर करना पड़ रहा है कि अपने से बड़े बूढ़ों की बेइज्जती नहीं करनी चाहिए, उनसे इज्जत से बात करनी चाहिए, उनका हमेशा रिस्पेक्ट करना चाहिए। ठीक है, हम ऐसी दुनिया में पहुंच चुके हैं कि हमें इस बात के लिए भी अवेयरनेस फैलानी पड़ रही है। ये अच्छी बात नहीं है, ये हमारी सोसाइटी के लिए, हमारे समाज के लिए बहुत बुरी दिन है, बहुत बुरी बातें हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट कौन सा है,
द डिलिमिटेशन वॉज फिक्स्ड बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। देखो डिलिमिटेशन क्या होता है कि एरिया में या फिर नंबर ऑफ सीट्स में क्या कर देना, इंक्रीमेंट कर देना, उसे कहते हैं डिलिमिटेशन। जैसे डिलिमिटेशन आपका सेंटर लेवल पे कौन से आर्टिकल में लिखा है, तो याद रखना सेंटर लेवल पे है आपका आर्टिकल 82 और स्टेट लेवल पे है 170। यानी कि आर्टिकल 182 और 82 और 70 में क्या लिखा है, 170 में कि आप डिलिमिटेशन कर सकते हो। डिलिमिटेशन होता है, फॉर एग्जांपल मान लो ये जयपुर है, जयपुर के अंदर 10 लाख लोग रहते हैं, 2 एमएलए हैं। टाइम के साथ साथ जयपुर की पॉपुलेशन हो गई 20 लाख, इलाका भी बढ़ गया, एरिया भी एक्सपेंड कर गया। अब क्या 2 ही एमएलए चाहिए, नहीं, अब 4 या 5 होने चाहिए या 3 होने चाहिए, 6 होने चाहिए, जो भी है। तो ये जो नंबर ऑफ सीट्स बढ़ाओगे अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ एरिया, नंबर ऑफ पॉपुलेशन, इसे क्या कहते हैं, डिलिमिटेशन। लेकिन डिलिमिटेशन फिक्स है कब तक, 2026 तक फिक्स है। उसके बाद आप डिलिमिटेशन कर सकते हो। क्यों, क्योंकि डिलिमिटेशन कब तक, किस पॉपुलेशन के बिहाफ पर फिक्स है, 1971। ठीक है, अब 2021 का पॉपुलेशन डाटा आता, सेंसस आता, तो उसके बाद हम सोचते हैं कि करें कि ना करें। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आगे भी सरकार इसको नहीं करेगी, फिक्स ही रखेगी। क्यों, क्योंकि नॉर्थ इंडिया के अंदर पॉपुलेशन ज्यादा है, साउथ इंडिया में कम है, और यही वजह थी कि अब उसको उस समय फिक्स किया गया। आप मुझे कमेंट करके बताना कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से इसको फिक्स किया गया था। वाज इट 84 और 86 और 89 और 93? कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से इसको फिक्स किया गया था टिल 2026? ठीक है, उसके बाद चलते नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। द मर्सी और द पार्डनिंग पावर कौन से आर्टिकल में है, तो आर्टिकल नंबर 161। गवर्नर की मर्सी पावर या पार्डनिंग पावर 161, प्रेसिडेंट की पूछे तो 72। हमने एडिटोरियल में डिस्कस किया था। व्हेन वाज द सिगरेट एंड द अदर तबाकूज, है ना, कोटपा एक्ट कब आया था, तो याद रखना 2003। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ये भी हमने डिस्कस किया था आर्टिकल्स में। When was the नेशनल तंबाकू कंट्रोल प्रोग्राम स्टार्टेड, तो कब स्टार्ट हुआ था तंबाकू कंट्रोल करने के लिए, 2008। ठीक है, 2008 इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग कमेटी रिलेटेड टू द वन नेशन वन इलेक्शन रिपोर्ट, कौन सी कमेटी है जिसने वन नेशन वन इलेक्शन की रिपोर्ट बनाई थी, तो कौन सी है, रामनाथ कोविंद कमेटी। कौन है रामनाथ कोविंद, इससे पहले हमारे क्या रह चुके हैं, एक्स प्रेसिडेंट थे या हैं। ठीक है, तो इन्होंने एक कमेटी बनाई थी जिसमें कहा गया कि टोटल अगर आपको इसके अंदर वन नेशन वन इलेक्शन करवाना है तो टोटल आपको कम से कम 18 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने पड़ेंगे। ठीक है, ये उन्होंने रिकमेंड किया होता है। ठीक है, कौन सी कमेटी है, रामनाथ कोविंद कमेटी, और हमने इसको एडिटोरियल में अच्छे से डिस्कस भी कर लिया था। यू कैन रेफर द एडिटोरियल डिस्कशन। ठीक है, उसके बाद चलते नेक्स्ट। आई थिंक आज के लिए इतना ही था। आई होप कि आपको बातें समझ में आई होंगी। अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप किसी भी टाइम आकर कोई भी डाउट पूछ सकते हो। तो चलिए मिलते हैं दोबारा से नेक्स्ट टाइम। ओके, बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।